हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, हमारी जो लीगल रीजनिंग की सीरीज़ है उसमें हम ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली क्रिमिनल लॉ ख़त्म किया है हमने। और अगर क्रिमिनल लॉ की आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक है। और चैनल पे भी बाकी सारी वीडियोस डली हुई हैं। ठीक है, क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, टॉर्ट्स हो चुका है। ये 3 लॉ हो चुके हैं। और अब हम, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, आपके सामने लिखा है, हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, तो गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आज से स्टार्ट हो रहा है। कुछ मेरे ख्याल से 6 या 7 वीडियोस होंगी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की टोटल। और फिर हमारा ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो गाइज, ये पर्टिकुलर वीडियो में ना हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन और ओरिजिन की बात करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक सिंपल फैक्ट्स हैं, तो बस मतलब वीडियो चला के सुन लोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बनाने हैं नोट्स तो बना लेना। बट एकदम सिंपल फैक्ट्स है मेरे हिसाब से, ये सब तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए अब तक। अगर नहीं पता है तो फिर तो नोट्स बनाने ही चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो भाई, सब्सटैंशियल पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कुछ 3-4 चीज़ें हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ओवरऑल इन चारों पांचों चीज़ों को मिला के तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सब्सटैंशियल पार्ट बनता है। बाकी जो तुम्हारा फिर अलावा वो बाकी चीज़ें रिलेटेड होती है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई, ये सब थोड़ा सा पॉलिटी का पार्ट आ जाता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगा ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा पॉलिटी रिलेटेड होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो आर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस इंक्लूडिंग आर सिस्टम्स ऑफ लॉ। हमारा लॉ का जो सिस्टम है वो कैसे चलेगा, उसकी गवर्नेंस कैसे होगी, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रेजिग्नेशन कैसे होगा, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन रन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, और एडजुडिकेशन कैसे होगा। ठीक है, ये सारी तीनों चीज़ें जो हैं सिस्टम ऑफ लॉज की, उसके गवर्नेंस की, वो सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में। ठीक है, अब इसका मतलब, जो ये जो सेकंड पॉइंट है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि नो एक्ट्स और ओमिशंस वेदर ऑन पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव और द जुडिशरी कैन बी वायलेटिव और अल्ट्रा वायर्स बाय द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका सीधा से सीधा मतलब ये है कि जो हमारे 3 पिलर्स हैं बेसिकली डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों बॉडीज, ये तीनों बॉडीज अगर कोई भी ऐसा काम करती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ठीक है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को वायलेट करता है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, कोई एक्ट नहीं करना है, ना लेजिस्लेचर को, ना एग्जीक्यूटिव को, और ना ही जुडिशरी को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके अगेंस्ट बात करे। ठीक है, सिंपल सी बात थी इंट्रोडक्शन में। आगे चलते हैं भाई, इंट्रोडक्शन की बात, ओरिजिन की बात करते हैं। तो आइडिया जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया का, वो सबसे पहली बार लाए थे एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय इज दिस वन। ठीक है, ये मिस्टर एम एन रॉय हैं। ही वॉज अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन द ईयर 1934। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात जो इंडिया में छेड़ी गई थी वो एम एन रॉय के द्वारा छेड़ी गई थी। ठीक है, फिर उसके अलावा एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट जो था उसकी डिमांड करी गई थी इन द रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1936। बट जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि अभी आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी नहीं बना सकते। आप लोग ना ईयर का ध्यान में रखता। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था हमारा, अभी कौन सा साल चल रहा है, 1936 चल रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आ गया है 1942। तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम इंग्लिश रूलर्स ने क्या किया था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा था इंडिया में। ठीक है, टू विन ओवर द सपोर्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स। बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उनका सपोर्ट विन करने के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। स्टैफर्ड क्रिप्स इज दिस पर्सन। ठीक है, ये स्टैफर्ड क्रिप्स है। तो प्रपोजल जो था फॉर सेटिंग अ बॉडी फॉर प्रिपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको लाया गया था एंड इट वाज नॉट एक्सेप्टेड तब भी। तो 1946 में भी स्टैफर्ड क्रिप्स के आने के बाद भी जो प्रपोजल था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक बॉडी बनाने का, वो भी रिजेक्ट हो चुका था। ठीक है, 1942 हो गया गाइस। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के, जो इलेक्ट करे गए थे एज द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन कम्युनल बेसिस इनडायरेक्टली थ्रू द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जो कैबिनेट मिशन प्लान था, कैबिनेट मिशन आया आपका 1946 में। ठीक है, एंड उससे आया एक प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान में सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप होने की बात करी गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1946 आ गया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो तब बनी, इट हैड 389 मेंबर्स। ठीक है, तब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के बाद, उसमें 389 मेंबर्स थे। ठीक है, ऑफ विच मेंबर्स ऑफ द प्रोविजन असेंबली इलेक्टेड 296 मेंबर्स एंड द रेस्ट वर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, इलेक्ट जो होके आए थे वो थे 296, और बाकी जो लोग थे वो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट हुए थे। ठीक है, आगे चलते भाई। जो पहली मीटिंग हुई वो हुई थी December 9, 1946 को, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उसमें उस मीटिंग में उनको इंटरिम चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा ऑब्वियसली ये है। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट करा इस मीटिंग का, दस हैम्परिंग द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट करना चाह रहे थे मुस्लिम लीग वाले। ठीक है, एंड उससे क्या हुआ, कंट्री में जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई और कम्युनल राइट्स होने लगे। ठीक है, ऑल द इवेंट्स रिजल्टेड इन द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो गया विद द माउंटबैटन प्लान ऑफ June 3, 1947। ठीक है, 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो गया, सबको पता है। ठीक है, और December 9, 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, 1947 हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में। ऑब्वियसली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है अपनी, तो ऑब्वियसली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा। ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम अ सॉवरेन बॉडी। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था तो हमें इंग्लिश रूलर्स की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं थी, जो वो 2 बार से रिजेक्ट करते आ रहे थे। वो हमें कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं थी, हमने खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूव करा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन December 13, 1946। ठीक है, एंड बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, बी एन राव का नाम आपने बहुत जगह सुना होगा। ठीक है, तो बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और August 29, 1947 को असेंबली सेटअप द ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम था टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसके हेड कौन थे? ऑब्वियसली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, इस फोटो में भी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई उसमें 13 इंपॉर्टेंट कमिटीज बनी फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी ये बेसिक सबसे पहले इंट्रोडक्शन और ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना चैनल को, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को। ठीक है, और बाकी जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्लास में, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय।